नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप दोस्तों। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ी तस्वीर निकल कर आई है और इसका सीधा असर पूर्वांचल की राजनीति में होता दिखाई देगा। अखिलेश यादव ने एक बड़ा दांव चला है और यहाँ पर गुड्डू जमाली जो कि बीएसपी में थे, उनको समाजवादी पार्टी में ज्वाइन करा दिया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। चंद्रकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मयंक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों से चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत अहम हो जाता है बड़े नेताओं का बयान सुनना। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, शिवपाल यादव ने क्या कुछ कहा और गुड्डू जमाली जो कि समाजवादी पार्टी में आए हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, पहले वो सुनिए। मिलकर के पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, उस बार ये संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं, संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, संविधान के रक्षक होंगे, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। तो एक बार कभी हुआ होगा समुद्र मंथन, इस चुनाव में होने जा रहा है संविधान मंथन। मुझे खुशी है इस बात की कि गुड्डू जमाली जी के आने के बाद न केवल आजमगढ़ बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक नई ऊर्जा के साथ एक बड़ा संदेश जाने का काम कर रहा है। और हमें खुशी इस बात की भी है कि हमारा पीडीए परिवार बढ़ता चला जा रहा है। ये जो पीडीए परिवार है ये बढ़ता हुआ चला जा रहा है, और हम जितना परिवार बढ़ा लेंगे उतनी ही ताकत से 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम हम लोग मिलकर के करेंगे। तो ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है। दूसरा बयान जो आया है वो भी हम आपको सुनवाते हैं, सुनिए। किसी लोभ लालच में नहीं किया है, बल्कि ये समझा, दिल दिमाग से ये समझा कि हम लोग बीइंग ए सिंसियर सिटीजन ऑफ कंट्री, हमारी क्या जिम्मेदारी है। तो लिहाजा मेरे दिल ने इस बात को कहा कि यकीनन हमें ऐसे लोगों के साथ खड़े होना चाहिए जो इसका विरोध करते हैं और इसको बचाने के लिए लड़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दिलो जान से आपके पीडीए के नारे को ताकत देता हूं, उसकी हाँ में हाँ मिलाता हूं, इसलिए कि अगर इस देश में कुछ बदलाव हो सकता है तो यही उम्मीद है। मैं तो ऊपर वाले से, अल्लाह से ये दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको सेहत दे, लंबी हयात दे और ताकत दे, और हम लोग आज के बाद हम आपके लिए पूरी जिंदगी आपके साथ। और इस मन से गुड्डू जमाली कह रहा है, चाहे मुझे यहां कुछ मिले या न मिले, मैं पूरी जिंदगी आपका वफादार रहूंगा। मरने के बाद तब मेरा रिश्ता आपसे टूटेगा। तो सुना आपने क्या कुछ कहा गुड्डू जमाली ने कि पूरी जिंदगी आप हमारा देश के सामने संकट पैदा जो किया है, संविधान को भी जो बदलने की नियत है, और इसी के साथ साथ पूरी तरह से लोकतंत्र की जितनी भी मान्यताएं थी उनको समाप्त करने की कोशिश की है। तो इनको और देश को बचाने का काम पीडीए के लोग तो करेंगे ही, और पीडीए के साथ साथ जो आज देश में सबसे दुखी किसान, नौजवान और मुसलमान जो दुखी है, उसकी लड़ाई हम लोग सब लोग मिलकर के इस भारतीय जनता पार्टी की, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हटाना जरूरी हो गया है। भारतीय जनता पार्टी से बेईमान अभी तक तो मैंने किसी भी सरकार को, इतनी बेईमान सरकार को नहीं देखा। और इतने झूठे लोग, इतने झूठे, बताओ, राम की कसम तो खाते हैं और राम की भी झूठ बोलने का काम करते हैं। बताइए, हम सब लोग राम को मानने वाले हैं? तो इतने झूठे लोग हैं। तो आज हम सब लोग तय कर लेंगे
2024 में से हिंदुस्तान से इस भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। तो आज हम गुड्डू जमाली जी का और सभी जितने उनके साथ आए हैं उन सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो चाचा शिवपाल ने यहाँ पर स्वागत किया है, अभिनंदन किया है और गुड्डू जमाली कह रहे हैं कि अब मेरे मरने के बाद ही जो है अखिलेश यादव से रिश्ता टूटेगा। चंद्रकांत हमारे साथ है और मयंक हमारे साथ है। चंद्रकांत, सबसे पहले आपका विश्लेषण जानना चाहेंगे, इस तस्वीर के बाद क्या है, कितना नफा कितना नुकसान? देखिए, उत्तर प्रदेश की सियासत में आज की ये खबर बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ऐसे वक्त में जब राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी हो, ऐसे वक्त में जब समाजवादी पार्टी के सवर्ण विधायक, ठाकुर विधायक, ब्राह्मण विधायक उनका साथ छोड़ करके चले हों, ऐसे वक्त में जब अखिलेश यादव के पीडीए को कमजोर करने की कोशिश की गई हो, उस वक्त में गुड्डू जमाली, शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली का समाजवादी पार्टी में आना समाजवादी पार्टी को बेहद मजबूत करता है। क्योंकि हम और आप जानते हैं कि आजम खान जो समाजवादी पार्टी के बड़े मुस्लिम चेहरे थे, वो सियासी तौर पर हाशिए में है। आजम खान हाशिए पर जा चुके हैं। शफीकुर रहमान बर्ग साहब जो संभल से सांसद थे, उनका देहांत हो चुका है। ऐसे वक्त में समाजवादी पार्टी के सामने एक बड़ा संकट था मुस्लिम वोटों को, मुस्लिम वर्ग को ये आश्वासन देना कि समाजवादी पार्टी उनके लिए काम कर रही है और मुस्लिमों को अपने पाले में बनाए रखना। गुड्डू जमाली क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अनुज जी, उसको भी समझना होगा। क्योंकि आजमगढ़ में जो उपचुनाव हुआ, आजमगढ़ में जो लोकसभा का उपचुनाव हुआ जिसमें धर्मेंद्र यादव की हार हुई, उस चुनाव में गुड्डू जमाली बसपा से चुनाव लड़े और 2,66,000 वोट गुड्डू जमाली को मिले। 8,000 वोटों से धर्मेंद्र यादव की हार हो गई। पहला। दूसरी बात, गुड्डू जमाली 2 बार विधायक रह चुके हैं। गुड्डू जमाली पूर्वांचल से आते हैं। गुड्डू जमाली पूर्वांचल से आने के साथ साथ पसमांदा समाज से आते हैं। ये वो समाज है जिस पर डोरे डालने की कोशिशें भारतीय जनता पार्टी बीते 2 सालों से लगातार कर रही है। और उसके 2 एग्जाम्पल शायद हर किसी की जुबान पर होंगे। मोहसिन रजा को हटाकर योगी सरकार में जो 2.0 जो 2022 की जो सरकार आई, उसमें दानिश आजाद अंसारी को मंत्री बनाया गया, क्योंकि दानिश आजाद अंसारी पसमांदा समाज से आते हैं। इसके अलावा तारिक मंसूर साहब जो एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते थे, वहां के वीसी रहे, उनको भी एमएलसी बनाया, बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पसमांदा समाज को लेकर कई बार जिक्र कर चुके हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य, जितने भी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं, ये पसमांदा समाज के सम्मेलनों में जा चुके हैं। आपको खुद अनुज जी इस बारे में जानकारी होगी कि मुस्लिमों के बीच उर्दू में मन की बात की किताबें, बुकलेट भेजी जा रही हैं, यानी क्योंकि बीजेपी 80 की 80 सीटों पर कब्जा चाहती है और इसीलिए वो पसमांदा पर फोकस कर रही थी। और एक और बड़ी अपडेट इसमें यह है कि गुड्डू मुस्लिम को समाजवादी पार्टी मार्च में जो विधान परिषद का चुनाव होना है, उसमें गुड्डू जमाली को एमएलसी बना सकती है। यानी पसमांदा समाज के मुस्लिम वर्ग को बड़ा संदेश देने की, बड़ा मैसेज देने की कोशिश है कि अखिलेश यादव ही वो सेक्युलर नेता है जो मुसलमानों की आवाज है, उनकी फिक्र करते हैं, परवाह करते हैं और सबसे बड़ी बात की सम्मान देते हैं। क्योंकि अखिलेश यादव ने आज भी इस बात का जिक्र किया, अखिलेश यादव ने कहा कि हमने तो बहुत लोगों को सम्मान दिया, अब जो साथ रहना चाहे रहे, जो ना रहना चाहे वो ना रहे। जिसमें आपके राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, राकेश पांडे, मनोज पांडे, पूजा पाल, ये तमाम वो विधायक हैं जिनको अखिलेश यादव ने सम्मान देने का काम किया। 2012 में मनोज पांडे को मंत्री बनाने का काम किया। लेकिन आज की अगर हम बात करें गुड्डू जमाली से बड़ी बात बोली शिवपाल सिंह यादव ने। शिवपाल सिंह यादव की एक लाइन बार बार मेरे जहन में घूम रही है। शिवपाल ने कहा कि आज देश में किसान परेशान है, नौजवान परेशान है और मुसलमान परेशान है, और इन तीनों की आवाज बनने का काम हम करेंगे। यानी कि मायावती जो अकेले चुनाव लड़ने जा रही थी, मायावती को लगता था कि वो मुस्लिम वोटों में बड़ा डेंट कर देंगी और समाजवादी पार्टी का नुकसान कर देंगी। पूर्वांचल में, कम से कम पूर्वांचल में बड़ा नुकसान मायावती को होता दिख रहा है। और अगर मैं फिर कह रहा हूं, मैं लगातार कह रहा हूं कि अगर मुसलमान वोट एक मुश्त समाजवादी पार्टी के साथ गया तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें उत्तर प्रदेश में कम से कम
30 सीटें घटने जा रही है, जिसका जिक्र हम और आप कई बार कर चुके हैं अनुज जी। हाँ हाँ, बिल्कुल बड़ी बात है, बड़ी अहम बात आपने बताई है। और पसमानदा समाज सम्मेलन की जिसकी आप बात कर रहे हैं, जब पहली बार रामपुर में भारतीय जनता पार्टी ने इसको किया था तो मैं वहीं पर मौजूद था और वहां पे मैंने कवर किया था। और उस समय हमारी डिप्टी सीएम से बातचीत भी हुई थी, काफी लंबी बातचीत हुई थी पसमानदा समाज को लेकर, और बहुत सारा उन्होंने मन से भाषण दिया था। तो रिझाने की कोशिश की जा रही है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव का ये दाव पसमानदा समाज को क्या अपनी तरफ लाने में कामयाब रहेगा, गुड्डू जमाली क्या वो काम कर पाएंगे? महंग भाई, आपकी क्या राय है? खासकर बीएसपी को नुकसान पहुंचाएगा और बीएसपी के साथ साथ बीजेपी के, क्योंकि हमें याद है कि आजमगढ़ में जो सबसे बड़ी अगर सपा की हार का कारण थे तो वो गुड्डू जमाली थे। हार किसी को पता, क्योंकि गुड्डू जमाली जो है उन्होंने अपनी जो 2,66,000 वोट चंद्रकांत बता रहे हैं उतना उन्होंने वोट पाया था, तकरीबन उससे थोड़ा सा ज्यादा वोट धर्मेंद्र पाए थे और उसके बाद निरहुआ ने उससे 4 लाख के करीब वोट पाकर ये चुनाव जीता था। ऐसे में ये चीजें हैं कि अगर 2,66,000 जो वोट पाता है वो एक मयंक जी 1 मिनट रोकना चाहूंगा। बड़ी खबर आ रही है। दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ के जो सांसद हैं, उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दिया है। गुड्डू जमाली के सपा में शामिल होने के बाद निरहुआ ने एक स्टेटमेंट दिया है कि मैं आजमगढ़ से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे। यानी कि आप समझ लीजिए, गुड्डू जमाली के आने का डर शुरू हो गया है। खुला ऐलान कर दिया है निरहुआ ने कि मैं आजमगढ़ से चुनाव नहीं लड़ूंगा, अखिलेश यादव जहां से चुनाव लड़ेंगे उनके सामने मैं चुनाव लड़ूंगा। ये निरहुआ ने स्टेटमेंट दिया और बस कुछ ही देर में हम अपने दर्शकों को निरहुआ का ये स्टेटमेंट भी सुनाएंगे। अनुज जी, निरहुआ का स्टेटमेंट आजमगढ़ से अपनी प्रत्याशिता को छोड़ रहे हैं कि मैं तो वहां से चुनाव लड़ूंगा जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे। आप समझ रहे हैं इस बात को? मतलब साफ डर है अनुज जी। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और सबसे बड़ी बात है, आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। उपचुनाव हुआ उसमें गुड्डू जमाली की वजह से। देखिए, मैं बार बार एक बात कहता हूं कि अगर आजमगढ़ का चुनाव समाजवादी पार्टी हारी है तो वहां पर बीजेपी ने नहीं हराया है, निरहुआ ने नहीं हराया है, गुड्डू जमाली ने हराया है। 2,66,000 जो वोट की उन्होंने लीड ले रखी थी, उसकी वजह से वहां पर धर्मेंद्र यादव को हार का मुंह देखना पड़ा। तो अब यहां तो डबल पावर हो गई, गुड्डू जमाली साथ है, समाजवादी पार्टी का गढ़ है वहां पर। अब निरहुआ वहां पर चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है दिक्कतें उनके सामने होंगी। तो ये बड़ा बयान दे दिया है निरहुआ ने कि आजमगढ़ से चुनाव नहीं लड़ूंगा, जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे वहां से चुनाव लड़ूंगा। ये अब देखिए, अखिलेश यादव कहां से चुनाव लड़ते हैं, कहां से चुनाव नहीं लड़ते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी से देखिए हलचल कितनी तेज होती दिखाई दे रही है। जो सर्वे आया, रिपोर्ट कार्ड आया, उसमें आजमगढ़ का हाल बुरा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब कितना यहाँ पर असर पड़ेगा? हालांकि जो हो रहा है, जो खबरें निकल कर आ रही हैं, उससे असर पड़ता तो दिखाई दे रहा है। संकेत और संदेश मिलने तो शुरू हो गए। मयंक भाई, गलत कह रहा हूं? बिल्कुल देखिए, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अगर निरहुआ के बारे में कहा जाता था कि आप वहां पर पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो निरहुआ ने सबसे ज्यादा यादव वोट लिया था, सिर्फ यादव के नाम पर वहां पे वोट लिया था और उसके बाद वो सत्ता में आए थे। मुस्लिमों का खेल मायावती ने वहां पे खराब किया था, ये साफ जग जाएगा, हर किसी को पता है, समीकरण भी बताते हैं, आंकड़े भी बताते हैं। ऐसे में निरहुआ अगर वहां पर संसदीय छोड़ रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं कि अखिलेश जहां से लड़ेंगे वहां से लड़ेंगे, तो ये बहुत बड़ा एक तरह से जनता के लिए धोखा है, आजमगढ़ की जनता, क्योंकि आपको जिता के लाएंगे। आपकी जनता वहां पर आजमगढ़ में आप पर भरोसा थी, वहां पर बीजेपी की सरकार बनाई जो कभी नहीं थी। वो वो सपा का गढ़ हुआ करता था, मुलायम सिंह यादव का गढ़ हुआ करता था, वहां पर सपा कहा जाता था कभी नहीं हारती। ऐसे में अगर निरहुआ इस तरह का बयान दे रहे हैं तो ये हास्यास्पद भी बयान है एक तरह का, क्योंकि आप पर जनता ने भरोसा किया, आपको वहां पर जिता के इतनी बड़ी सीट दी और आप कह रहे हैं कि अखिलेश यहाँ से लड़ेंगे, हम वहां से चुनाव लड़ेंगे। तो यानी आपने पहले ही सरेंडर कर दिया, आपने पहले ही हार मान ली। बिल्कुल, हाँ, आपने हार पहले मान लिया। आपने ये चीज आप बता रहे हैं कि गुड्डू जमाली के सपा में जाने से आप डर गए हैं, आपको हार चंद्रकांत कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं, आपको काउंटर करना चाह रहे हैं चंद्रकांत? हाँ, नहीं, मैं काउंटर की बात नहीं कर रहा हूं अनुज जी। दरअसल यहाँ पे एक बात और समझनी पड़ेगी। बदायूं से धर्मेंद्र यादव के नाम का ऐलान हुआ था लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन वहां पर अखिलेश यादव ने टिकट बदलते हुए शिवपाल सिंह यादव को टिकट दे दिया। शिवपाल सिंह यादव वहां से अब चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आजमगढ़ में अभी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हुआ है अनुज जी, आजमगढ़ में अभी कोई ऐलान नहीं हुआ है। और ऐसे में हमको यह भी समझना पड़ेगा कि आजमगढ़ और कन्नौज दोनों सीटें अभी ओपन है। दोनों सीटों का प्रभारी धर्मेंद्र यादव को बनाया गया है। और गुड्डू जमाली के आने के बाद अब अगर समाजवादी पार्टी धर्मेंद्र यादव को वहां टिकट दे देती है,
बदायूं आजमगढ़ में अगर धर्मेंद्र यादव को टिकट मिलता है तो आपके मान के चलिए कि आजमगढ़ की सीट बिल्कुल क्लियर हो जाती है, क्योंकि इसको लेकर शायद कोई जानकारी मयंक भाई के पास है। मयंक भाई कुछ कह रहे हैं, बताइए। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए चंद्रकांत जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। एक बात आपको बता दूं, आज जो गुड्डू जमाली सभा में शामिल हुए, इसके पीछे कहा जा रहा है कि सबसे अहम भूमिका जो है शिवपाल यादव की रही है। शिवपाल यादव ने यहाँ पर मुख्य भूमिका निभाई है, और धर्मेंद्र यादव, आपको बता दें कि सपा का ये पुराना रहा है कि जो प्रभारी होता है उसी को कैंडिडेट बनाती है। तो ये बात लगभग अब क्लियर हो गई है कि वहां से धर्मेंद्र कैंडिडेट होंगे। और दूसरी चीज, नहीं, इसमें क्या चंद्रकांत, इसमें क्या एक एंगल ये भी था, क्या हम इसको कयास माने, क्या लगता है कि दोनों जगह से अखिलेश यादव चुनाव लड़े, आजमगढ़ से और कन्नौज से, और जब जीत जाए तो उसके बाद एक सीट खाली करें, वहां से धर्मेंद्र यादव को कहा जाए कि आप अब यहाँ से चुनाव लड़िए? क्या ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें आपकी बात से मैं 100 नहीं 200% सहमत हूं कि अखिलेश यादव कन्नौज और आजमगढ़ दोनों से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि अगर अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हैं तो उसका एक मैसेज पूरे पूर्वांचल के मुस्लिमों में जाता है। दूसरा, कन्नौज में चुनाव लड़कर देखिए, कन्नौज की सीट ऐसी है जो आसपास की आपकी जितनी सीट है, चाहे फर्रुखाबाद की सीट हो गई, कानपुर की सीट हो गई, अकबरपुर की सीट हो गई, जितनी सीटें हैं वो प्रभावित होंगी। देखिए, हार कोई बहुत बड़ी नहीं थी आजमगढ़ में। 8,000 वोटों की जो लीड, जो हार मिली, जो निरहुआ जिससे जीते, ये कोई बहुत बहुत बड़ी जीत नहीं थी उनकी, और ना ही धर्मेंद्र यादव की बहुत बड़ी हार थी। धर्मेंद्र यादव वो सांसद हैं जिन्हें संसद में 2014 में सम्मानित किया गया है, बेस्ट सांसदों के अवार्ड पाने वालों में वो शामिल हैं, उन्होंने काम किया है। और दूसरी एक सबसे बड़ी खबर जो आज हम लोगों ने जिस पर बात की, जिसका एनालिसिस किया, आशुतोष मौर्य जो बदायूं के विधायक थे समाजवादी पार्टी के, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, अब बताया जा रहा है कि उन्होंने बदायूं से लोकसभा टिकट की शर्त पर ही वोट किया है। तो ऐसे में तो संघमित्रा मौर्य का टिकट कटता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में तो संघमित्रा मौर्य का टिकट कट जाएगा, और फिर बीजेपी शिवपाल के सामने आशुतोष मौर्य को लड़ाएगी, ऐसा नजर नहीं आता, क्योंकि बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि अखिलेश और शिवपाल की घेराबंदी कर दी जाए। शिवपाल को इतना घेर लिया, क्योंकि बीजेपी जानती है कि अगर उनके पास अमित शाह जैसे चाणक्य हैं, तो समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव भी जमीनी नेता है, वो चाणक्य है, जमीन पे उनके आदमी, उनके कार्यकर्ता है। तो अगर शिवपाल को बदायूं में उलझा दिया जाए तो वो सपा के लिए दिक्कत है। तो ऐसे में संघमित्रा मौर्य का टिकट कटता हुआ नजर आ रहा है। कई लोगों को जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, उनको लोकसभा का टिकट, मंत्री पद, ये सब कुछ ऑफर हुआ है, लेकिन गुड्डू जमाली ने आते ही सारे समीकरणों को ध्वस्त कर दिया है। गुड्डू जमाली ने पूर्वांचल के कई जिले ऐसे हैं अनुज जी, जैसे दूसरा नाम मैं लेना चाहूंगा, गाजीपुर में अफजाल अंसारी को टिकट, गाजीपुर की सीट अफजाल अंसारी को टिकट, आजमगढ़ में गुड्डू जमाली का आ जाना। और तीसरा मैं एक नाम लूंगा, तीसरा नाम, संभल की सीट में शफीकुर रहमान बर्क साहब का इंतकाल हो चुका है, और ये भी साफ है कि वहां का जो टिकट है वो उनके ही परिवार में जाएगा। कल जो हमने नजारा देखा, सपा के वो 8 विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, और दूसरी तस्वीर जो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही थी, बर्क साहब के पोते जियाउर रहमान बर्क जो कुंदरकी के विधायक हैं, उन्होंने सुबह उनके दादा का देहांत होता है, निधन होता है, और शाम नहीं होती है, 4 बजे के पहले वो लखनऊ पहुंचकर अपना वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को देते हैं, और उन्होंने अनुज जी दिखा दिया कि वो किस तरीके से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के प्रति समर्पित है। हाँ बिल्कुल, मयंक भाई विश्लेषण कीजिए जरा। अब ये जितने समीकरण यहाँ पर बताए जा रहे हैं चंद्रकांत की तरफ से, क्या यहाँ पर 2 सीटों से अब लड़ते हुए दिखाई देंगे अखिलेश यादव, 1 सीट छोड़ेंगे, धर्मेंद्र यादव उस पर जाएंगे, एमएलसी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं गुड्डू जमाली, यही रणनीति है? बिल्कुल, देखिए चंद्रकांत की बात से मैं सहमत हूं, क्योंकि देखिए अखिलेश यादव का आना भी एक तरह से अच्छी चीज है, क्योंकि ये एक मैसेज जाएगा। लोकसभा सीट में जो इस समय कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ है, और ये एक अगर लोकसभा खुद अखिलेश लड़ते हैं तो बड़ा मैसेज होगा। खासकर आजमगढ़ जो आप उनकी पुश्तैनी सीट कही जाती है, कन्नौज, आजमगढ़, इटावा, मैनपुरी, एक ऐसे गढ़ है कि समाजवादियों का गढ़ है, कार्यकर्ताओं में मनोबल बढ़ता है, कार्यकर्ताओं को उत्साह होता है, और उनकी जो सीट होती है पारंपरिक सीट जिसे बोलते हैं, अगर कांग्रेस अमेठी और रायबरेली हार जाती है तो
मनोवैज्ञानिक स्तर पर दबाव पड़ता है और ये चीजें अखिलेश को भी पता है। इसीलिए वो देखिए शिवपाल यादव ने ये चीज आज जो गुड्डू जमानी को शामिल किया वो एक मनोवैज्ञानिक तौर पर बीजेपी को कहीं न कहीं जंग कर रहा है, कहीं न कहीं मुसीबत में डाल रहा है। इसीलिए आप देखिए गुड्डू जमानी शामिल होते हैं, इधर निरहुआ का स्टेटमेंट आ जाता है, बिना बताए। अभी तक निरहुआ को आपने तो मीडिया में नहीं देखा था, अभी ने तो आपने कभी सुना नहीं होगा निरहुआ कहाँ है, प्रचार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन अचानक से निरहुआ का बयान आ जाता है, वहां से लड़ेंगे जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे। यानी आप समझिए ये बौखलाहट है, बीजेपी के लिए परेशानी है, क्योंकि गुड्डू जमानी सिर्फ इकलौते ऐसे नेता हैं कि जो उन्होंने विधायकी लड़ी, उतना ही वो लोकसभा का चुनाव लड़ा, उसके बाद उन्होंने अपने दमखम पे इतना वोट लेकर आए, तो 2,66,000। आजम खान के जाने के बाद, अब उनके कटने के बाद यहाँ पर समाजवादी पार्टी के एक बड़ा मुस्लिम चेहरे की जरूरत थी, जो कि यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। चंद्रकांत, मैं गलत कह रहा हूं क्या? मैं आपको बताऊं अनुज जी, मैं आपको बताऊं कि है क्या कि हम इसकी तो बात कर ही रहे हैं। आजमगढ़ वो जिला है, आजमगढ़ वो जिला है जहां समाजवादी पार्टी 10 की 10 सीटें चुनाव जीती है विधानसभा में। चाहे आप जिस सीट की बात कर लीजिए, आप मेहनगर की बात कर लीजिए या आलमबदी की बात कर लीजिए, रमाकांत यादव की बात कर लीजिए, आजमगढ़ तो वो जिला है जिसने समाजवादी पार्टी को पूरी पूरी ताकत दी है। और गुड्डू जमाली के आने के बाद, अफजाल अंसारी के चुनाव लड़ने के बाद, देखिए हम 2 दिन पहले जब हमारी आपकी चर्चा हो रही थी तब भी हम इसी पे बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जो 18 से 20% मुस्लिम वोटर्स है, अगर वो एक्साई हो जाए, अगर वो एकजुट हो जाए, अगर वो एक तरफा हो जाए, वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के साथ चला जाता है, तो बाकी दलों के लिए बड़ी दिक्कतें खड़ी होने वाली हैं। और दूसरा अनुज जी, मायावती के लिए यह बड़ा झटका है, ये बीजेपी के लिए तो झटका है ही, ये मायावती के लिए भी बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अब मायावती क्या करेंगी? मायावती को तो लगता था कि गुड्डू जमाली उनके साथ है, लेकिन आप देखिए मायावती को भी धीरे धीरे उनके नेता छोड़ते चले जा रहे हैं। और ऐसे में अनुज जी हमको एक बात और समझनी पड़ेगी, जिस बात पर अभी मयंक जी थोड़ा जिक्र कर रहे थे कल के विधायकों की खबर का। जाहिर सी बात है, रायबरेली में मनोज पांडे और अमेठी में राकेश प्रताप सिंह, ये दोनों सिर्फ राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के लिए लाए गए हों ऐसा नहीं है, क्योंकि इनके लिए तो और भी विधायक तोड़े जा सकते थे, लेकिन रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस को कमजोर करना ये रीजन है। दूसरा, मैं एक एक बात पे और आ जाता हूं, थोड़ा सा मैं आपको राज्यसभा चुनाव की तरफ लेकर चलूंगा। बीते 6 महीने से उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की पटकथा लिखी जा रही थी कि राज्यसभा चुनाव में किस तरीके से वोटिंग कराई जाएगी, क्योंकि ये एक दिन में हुआ हो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि जिस तरह 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके बाद सबकी अंतरात्मा जाग गई। सबको पता था कि फरवरी के महीने में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। ऐसे में सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी। जैसे मैं अगर एक एक विधायक की आपसे जिक्र करूं, मनोज पांडे उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार में मंत्री रहे हैं, उनकी स्वामी प्रसाद मौर्य से नाराजगी रही, इस बात को माना जा सकता है, लेकिन अब जब स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी से जा चुके थे तो फिर मनोज पांडे की कौन सी नाराजगी थी? वजह 2 है। मनोज पांडे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनना चाहते हैं, और दूसरा, अगर मंत्री नहीं बनाए जाते हैं तो वो रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। और इन दोनों में अनुज जी दिक्कत है, क्योंकि रायबरेली से ही दिनेश प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, रायबरेली से ही दिनेश प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, और दिनेश प्रताप सिंह खुद रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ऐसे में मंत्री पद की उनकी दिक्कतें कैसे दूर होंगी, कैसे वो बनेंगे? और उनको मैनेज किया है डिप्टी सीएम ने। दूसरा, राकेश प्रताप सिंह, आपको खुद याद होगा रश्मि सिंह जो नगरपालिका की प्रत्याशी थी, उनके पति को किस तरीके से दीपक सिंह को राकेश प्रताप सिंह ने पीटा था, वो मुकदमा उनके गले की फांस बन रहा था। तीसरा नाम आपके सामने मैं लूंगा, पूजा पाल। अतीक अहमद की हत्या के बाद से पूजा पाल लगातार सरकार से Y+ श्रेणी की सिक्योरिटी मांग रही थी, और इसके लिए उनकी योगी आदित्यनाथ से मुलाकातें भी हुई थी। इधर मनोज पांडे ने उनकी मुलाकात कराई थी। एक नाम अभय सिंह, बाहुबली हैं, अयोध्या से आते हैं, गोसाईगंज के विधायक हैं, उनके ऊपर आपराधिक मुकदमों की लंबी फहरिस्त है। इधर उनके साले को गिरफ्तार किया गया था, उनके साले को फर्जी लाइसेंस और फर्जी हथियार के मामले में गिरफ्तार किया गया। उन तमाम मुकदमों को मैनेज करने के लिए ये उधर चले गए। आशुतोष मौर्य का मैंने आपको बता दिया। विनोद चतुर्वेदी, करोड़ों की जमीन के घोटाले का आरोप है, वो भी इधर चले गए। राकेश पांडे, रितेश पांडे के पिता हैं। रितेश पांडे अंबेडकर नगर के सांसद हैं और बीजेपी में आ चुके हैं, और उनको फिर से अंबेडकर नगर से चुनाव लड़ाने का वादा हो चुका है। तो ऐसे में, इन तमाम परिस्थितियों में, जब ये तमाम लोग छोड़कर जा चुके हैं, ऐसे में गुड्डू जमाली जैसे जमीनी, और दूसरी बात
मैं पूरा जोर दे करके कहूंगा अनुज जी, गुड्डू जमाली कोई ऐसे वैसे नेता नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के धनाढ्य नेताओं में उनकी गिनती होती है। चुनाव आयोग को दिए गए आंकड़ों के मुताबिक उनकी संपत्ति 200 करोड़ से ज्यादा की है। यानी कि पूर्वांचल में एक ऐसा नेता समाजवादी पार्टी को मिल गया है जो चुनाव प्रचार में पैसों का मुंह नहीं देखेगा और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, तन मन धन से जो समाजवादी पार्टी के लिए जुटेगा, समाजवादी पार्टी को मजबूत करेगा, वो गुड्डू जमाली का नाम है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि गुड्डू जमाली का समाजवादी पार्टी में आना समाजवादी पार्टी को वोट के हिसाब से भी प्लस करता है और ताकत के हिसाब से भी प्लस करता है।